ब्लड मीन्स हमारे खून के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी हमारा ब्लड है। तो ब्लड कितना प्रेजेंट होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में? 5 to 6 लीटर। कोई बोल रहे हैं 6 to 7 लीटर। ब्लड ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हो जाता है, ब्लड जो है आपके बॉडी वेट का, ठीक है, बॉडी वेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो भी आपका बॉडी है उसी के वेट के ऊपर होता है, ठीक है। तो 5% होता है आपका बॉडी वेट का, ब्लड जो है वो बॉडी वेट का 5% होता है, ठीक है। अब अगर आपको बोले कि ब्लड जो है फीमेल में 500 मिलीलीटर कम होता है एज कम्पेयर टू मेल, ये आपको पिछले क्लास में बताए थे, एज कम्पेयर टू मेल मीन्स आदमी में जो है 500 मिलीलीटर ज़्यादा होता है खून, और जो फीमेल है, ठीक है, जो औरत में उनमें कम होता है 500 मिलीलीटर, ठीक है, ब्लड जो है वो कम होता है। ये आपको समझ में आ रहा है? ये चीज़ हम आपको बताए थे। फिर ब्लड के पार्ट्स के बारे में बताया। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मीन्स ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे वर्क हैं उनके, उसको हम लोग देख रहे थे। तो ब्लड में जो फंक्शंस हैं उसके क्या क्या फंक्शंस हैं? तो ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को कैरी करता है। कैरी मीन्स एक पार्ट से डिफरेंट पार्ट्स तक। जैसे कि आप ऑक्सीजन गैस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं। ऑक्सीजन गैस जब आप लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लंग्स तक जाता है। तो लंग्स के बाद पूरे आपके सेल्स को, जितने भी कोशिकाएं आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट है, उपस्थित है, उन सबको कैसे मिलता है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कैसे मिलता है? ब्लड उसको क्या करता है? कैरी करता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। उसमें काफी ज्यादा हाई रीच रखने की होती है ऑक्सीजन को कैरी करने की। वो ऑक्सीजन को ही कैरी करता है। वो लंग्स से कहाँ तक? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, आपके शरीर के चारों तरफ जो है वो ब्लड को पहुंचाता है, ब्लड को ले जाता है, कैरी करता है। क्लियर है पॉइंट? अब ब्लड को जब वो कैरी करता है तो उस केस में आप बोलेंगे यस, लिसन केयरफुली। तो ब्लड को जब वो कैरी करेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, तो उस केस में जो भी सेल्स हैं, सेल्स के पास जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उस केस में क्या होगा? वहां से एनर्जी मिलेगी, सेल्स को एनर्जी मिलेगी। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या होता है? आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितनी एनर्जी मिलती है? 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, पता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक। एरोबिक क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होगा उसको बोलते हैं कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक श्वसन क्रिया, ठीक है। और एनारोबिक किसमें होगा? एनारोबिक श्वसन क्रिया जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा। क्लियर है? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? सबको क्लियर है? यस, यू आर क्लियर विद दिस और नॉट? तो अब देखो, जब आप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है, जो भी रिएक्शन होता है रेस्पिरेशन, वो आपका उसमें ऑक्सीजन जो है मीन्स उसमें एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा रिलीज होती है, और वो एनर्जी होती है 38 एटीपी ऑफ एनर्जी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। 38 एटीपी ऑफ एनर्जी मीन्स 38 एटीपी मीन्स व्हाट? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्लस क्या और रिलीज होता है? लैक्टिक एसिड उसमें नहीं रिलीज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। प्लस रिलीज होता है उसमें CO2 और प्लस वाटर, ठीक है। तो वाटर कैसे रिलीज होता है? वाटर क्या होता है? जब सेल्स में भर जाता है, फिलअप हो जाता है, तो सेल्स में स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग होने के बाद सेल्स में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, वो उस वाटर को क्या करते हैं? बाहर जो है आउटसाइड द सेल ले जाते हैं, और उस केस में जो है फिर से सेल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और आउटसाइड द सेल जो है वो आपका वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो बाहर चला जाता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आप समझते हैं ना, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, हिंदी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं उसको। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? हिंदी में भी उसको वही बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा को भी हिंदी में प्लाज्मा ही बोलते हैं, कुछ अलग नहीं बोलते, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब उसको बोलते हैं कि वो एक तरह से क्या है? वो डिटरमाइन करता है सेल में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा सब्सटेंस जो है, कौन सा पदार्थ सेल के अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ जो है वो सेल से बाहर आएगा। एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। जैसे आप क्या करेंगे? आप पढ़ेंगे, ठीक है, आप जो है घर जाएंगे, ठीक है, आपको घर जाके क्या क्या करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, आपके स्टडी के लिए स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए, तो कौन सोचता है? आपका माइंड। उसी तरह से सेल में जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो ये बताता है कौन सा सब्सटेंस जो है सेल के अंदर आएगा और कौन सा सब्सटेंस जो है वो सेल के बाहर जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट?
तो ब्लड के बारे में हम लोग देखे थे, ब्लड के 4 पार्ट्स थे, ठीक है। ये सब हम रिवाइज कर रहे हैं इसलिए कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए कि ह्यूमन ब्लड तो पढ़ ही चुके थे, उसके बाद आगे। तो ब्लड के 4 पार्ट्स थे, कौन कौन से पार्ट्स थे सबको याद है ना? एक्चुअल में 3 पार्ट्स ही हैं, कौन कौन से होते हैं? ब्लड कॉर्पसलस, दूसरा होता है ब्लड प्लाज्मा, हाँ ब्लड प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा। तो देखो ब्लड कॉर्पसलस में क्या आते हैं? 2 आपके आते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो आरबीसी को बोलते हैं हम लोग लाल रक्त कोशिका, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, सबको आता है ये पार्ट, ठीक है। तो लाल रक्त कोशिका बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स क्या होता है? इसका कलर होता है लाल, सबको पता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो हेमे और ग्लोबिन, हेमे मीन्स होता है आयरन और ग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो प्रेजेंट होता है किसमें? हीमोग्लोबिन में, ठीक है। और वो आपको ऑक्सीजन कैरी करता है, ये आपको पिछले क्लास में बताया था। लाइफ स्पैन जो होती है सेल्स की, आपको पता है कि सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, यू नो कि सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिंग्स। तो सेल्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो कितने से कितने दिन तक होती है? सेल्स होंगे तो जिंदा रहेंगे, लिविंग होंगे मींस समथिंग व्हिच इज अलाइव इज नोन एज लिविंग थिंग्स, यू नो। तो वो चीज आप देखोगे यहाँ पे कि जो भी चीजें जिंदा है, मतलब सेल्स आरबीसी जो है कितना से कितना दिन तक उसकी लाइफ स्पैन होती है। जैसे आदमी को बोलते हैं ना कि आदमी जो है 60 इयर्स 80 इयर्स तक जिंदा रहेगा, अब ऐसा बोलते हैं ना कि उसकी लाइफ स्पैन जो है 60 to 80 इयर्स तक होगी। बट सेल्स की भी अपनी लाइफ स्पैन होती है। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक कोशिका ही पूरे जिंदगी भर आपकी चलती है। बहुत सारी कोशिका डेड भी होते हैं, बहुत सारी कोशिका क्या है मरते भी हैं, बहुत सारी कोशिका जन्म भी लेते हैं, ठीक है। तो आगे चल के क्या होता है कि ये रेट जो है कोशिका के फॉर्मेशन का, सेल्स की फॉर्मेशन का जो रेट है वो कम होते जाता है बाय द टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वैसे वैसे आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो बनने कम हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो इंसान जो कमजोर होते जाता है, और कमजोर होगा तो उसके इसमें क्या होता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। समझ में आया कैसे होता है? लाइफ स्पैन बनाया हुआ। ये कमजोर कैसे होता है? इसलिए कि कार्बन सोर्स है, हम जो भी फूड वगैरह लेते हैं वो सभी क्या है? एक तरह से कार्बन का बना हुआ। ऑल द थिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन, एंड उसमें आपको 90% जो है चीजें कार्बन से ही बनी हुई होती हैं। और वो आपको पता है रेडियो एक्टिविटी में आप पढ़ेंगे कि कार्बन डेटिंग, कार्बन की लाइफ स्पैन होती है। तो वो लाइफ स्पैन मीन्स वो डिसाइड करता है कि आफ्टर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम सेल्स के लाइफ स्पैन को भी डिसाइड करता है। दूसरी तरह से आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 20 to 120 डेज, मैक्सिमम जो है वो 120 डेज तक जो है आरबीसी सही रहता है। उसके बाद जो है आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, किसके द्वारा? लीवर क्या करता है कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको खत्म कर देता है, फिनिश कर देता है, क्लियर। और हमारे बॉडी से बाहर उसको एलिमिनेट कर देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड डोनेट करने से ये ज़्यादा नहीं मीन्स कम अमाउंट में ही, इसलिए कि 120 डेज बाद आपके आरबीसी वैसे भी डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए लेकिन उसका यूज़ है हमारे बॉडी में, समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि आरबीसी के बारे में और क्या क्या चीज़ें बताए थे आपको, बता सकते हैं? यस, बस इतना ही था कि और भी था? लीवर जो है वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए लीवर को बोलते हैं लीवर इज नोन एज द ग्रेव ऑफ द आरबीसी। ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस। लीवर इज नोन एज द ग्रेव ऑफ द आरबीसी। ग्रेव मींस कब्र, उसको हिंदी में आपको कब्र बोला जाता है। लीवर जो है एक तरह का क्या है? कब्र का काम करता है। अब आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? आरबीसी जो है बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो या स्प्लीन बोल सकते हैं। तो अब बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो क्या होता है? व्हाट इज बोन मैरो? कैन एक्सप्लेन मी दिस पॉइंट? हाँ जी, बोन मैरो क्या होता है? टेल मी अबाउट दिस पॉइंट। आप लोग रिवाइज नहीं किए? फ्लूइड होता है ना जो बोन्स के अंदर फॉर्म होता है। देखो बोन मैरो जो है स्टेम सेल्स का आपने नाम सुना होगा। स्टेम सेल्स आपने सुना है? स्टेम सेल्स में जहाँ से ओरिजिनेशन हुआ जो बोन मैरो आपका मीन्स कि बोन के बीच में जो लिक्विड फ्लूइड पार्ट्स होते हैं, ठीक है, फ्लूइड पार्ट्स होता है, वो आपका क्या करता है? वो जनरेट करता है, इंसान की लाइफ को जनरेट करता है। तो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सेल्स होता है बोन मैरो में, जो जिसको बोलते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स से हर एक सेल्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो जैसे बोला जाता है ना कि कैंसर्स वगैरह जो होते हैं एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ होता है, ग्रोथ का मतलब सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, उसको स्टेम सेल थेरेपी से हम ठीक कर सकते हैं। तो स्टेम सेल थेरेपी जो है वो अगर उसकी टेक्नोलॉजी जो है आ गई तो
ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी उसका यूज़ नहीं होता है। अभी 3 तरह के आपको थेरेपी आपको पता ही है जो यूज़ होते हैं। फर्स्ट होता है आपको कीमोथेरेपी, ठीक है, दूसरा होता है डेंड्रियाटिक सेल थेरेपी, और तीसरा होता है स्टेम सेल थेरेपी। तो स्टेम सेल थेरेपी उतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, समझ में आई पार्ट। अभी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा यूज़ में नहीं है स्टेम सेल थेरेपी, तो सबसे ज़्यादा कीमोथेरेपी यूज़ होता है। तो नेक्स्ट इज ह्यूमन ब्लड में आपको WBC के बारे में पढ़ना था। WBC को क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, नाम आता है इसमें ल्यूकोसाइट्स। तो इसकी लाइफ स्पेन कितने से कितने दिन तक होती है? 3 to 5 डेज या 2 to 4 डेज आप बोल सकते हैं। 3 to 5 डेज इसकी लाइफ स्पेन होती है। किसकी? WBC। इसका क्या काम है? व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WBC? WBC जो है वो जो भी वायरस, जो भी आपके अंदर डिजीज, जो भी कैरिंग करने वाले जर्म्स हैं, उनको वो किल करता है। मीन्स वी कैन से दैट इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट द जर्म्स, ठीक है। जो भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज जो होते हैं, उनको वो किल करता है, ठीक है। जो भी जर्म्स होते हैं, तो बैक्टीरियाज कौन से? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज, जो भी डिजीज, जो भी रोग फैलाते हैं, उन सबको वो मारता है। कौन? WBC। मीन्स वी कैन, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि इट बूस्ट आवर इम्यूनिटी, ठीक है। तो इम्यूनिटी पावर को ही हमारा बूस्ट करता है। मीन्स कि एक्चुअल में वाइट ब्लड सेल्स का अगर काउंट अच्छा है, वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उस केस में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी क्या होगी? अच्छी होगी, ठीक है। और उस केस में आपको कोई भी छोटे मोटे वायरस और कोई भी छोटे मोटे जो डिजीज है वो आपको नहीं होंगे। क्लियर है पॉइंट? जैसे वायरल फ्लू होता है ना, वायरल जो है वो फीवर भी हो जाता है, वायरल, तो ये सभी चीज़ें होते हैं। तो अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ये सब आपको नहीं होगा। वाइट ब्लड सेल्स सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है और उनके फंक्शंस परफॉर्मली मतलब हो रहे हैं, यू कैन से। क्लियर है ना सबको ये पार्ट? और क्या इसमें बताए थे? वाइट ब्लड सेल्स कहाँ से जनरेट होता है, कौन बनाता है इसको? वाइट ब्लड सेल्स जो एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। अब जो भी डिजीज हो गया, जैसे आप देखो कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस में आप देख रहे हो कि बहुत लोगों जो है बॉडी में, जब मेडिसिन नहीं आई थी तब भी लोग ठीक हो रहे थे, रिकवर हो रहे थे ना। कैसे रिकवर हो रहे थे? हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत ही पावरफुल मशीन है, इससे पावरफुल कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। इसलिए कि देखो, जो मेडिसिन हम नहीं बना पाए उस टाइम जो है हमारे बॉडी ने उस वायरस को आइडेंटिफाई करके उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी क्रिएट कर दिया, और एंटीबॉडी क्रिएट करके और उसको क्या कर दिया, उस पर्सन को रिकवर कर दिया। तो बहुत सारे पर्सन जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग होगी, इम्यून होंगे, तो उस केस में क्या होगा? एंटीबॉडीज बनेंगे। कोई भी वायरस होगा उसको पहले आइडेंटिफाई करता है। हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर जो सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, यू नो सरफेस प्रोटीन्स आर व्हाट? सरफेस प्रोटीन्स, तो एंटीजन, उसे तो बोलते हैं एंटीजन इज व्हाट? सरफेस प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द सेल। तो उसको बोलते हैं कि एंटीजन्स क्या होते हैं? सरफेस प्रोटीन्स होते हैं। वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा जर्म्स जो हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, कौन सा जो है डिजीज, कौन सा वायरस जो हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, उसके नेचर को वो रीड करते हैं। उसमें थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन दिस, आपको बताए थे, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स। तो वो जो है आइडेंटिफाई करते हैं किस तरह का वायरस है, किस तरह का बैक्टीरिया है, उसका नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट बैक्टीरिया, ठीक है। अब उसको आइडेंटिफाई करके उसको कैसे किल करेंगे, वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो देखते हैं कि वो फॉरेन एंटीजन है। फॉरेन मीन्स हमारे बॉडी का नहीं, वो कहीं और से आया हुआ है, बाहर से आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एंटीजन। क्लियर है पॉइंट? वो फॉरेन एंटीजन है मीन्स बाहर से वो आया हुआ है, और बाहर से जब आया हुआ है तो उसको हमारा बॉडी क्या करता है? किलर टी सेल्स एक एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट में क्रिएट करता है, और एंटीबॉडीज जब क्रिएट करता है तो उसको जाके डिस्ट्रॉय करता है। जब एंटीबॉडीज क्रिएट कर लेता है तो उस एंटीबॉडी को सेल्स के पास, स्पेसिफिक सेल्स के पास, जो भी सेल्स अफेक्टेड है उस फॉरेन एंटीजन से उस सेल्स के पास उसको भेजता है, सेंड करता है, और वो सेल्स क्या करते हैं? उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लियर है पार्ट? समझ में आया? तो हम जो है, हम लोग ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स, यू कैन से, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स हम लोग जो है बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं हमारे अंदर, और सभी कोशिकाएं क्या है? स्पेशलाइज्ड हैं, स्पेशल हैं बिल्कुल। सबके फंक्शंस क्या हैं? स्पेशल्स हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं। इन सब जो है एकदम बिल्कुल डिफरेंट सबके फंक्शंस है, स्ट्रक्चर्स भी सबके डिफरेंट है। आप देख सकते हो जैसे आपका आई जो है, आई भी एक अलग सेल से बना हुआ है, आई भी एक अलग कोशिका से बना हुआ है, इसको बोलेंगे कि आई सेल्स है। लिवर की बात करें तो लिवर भी एक अलग कोशिका से बना हुआ है, यू कैन से दैट लिवर सेल्स।
सिमिलरली यू कैन से स्टमक इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स, जिसको बोलते हैं स्टमक सेल्स, पेरिएटल सेल्स उसमें होता है, ऑक्सेंटिक सेल्स होता है, जाइमोजन सेल्स होता है, जिसको चीफ सेल्स भी बोलते हैं, आपको हम बताए भी थे। ये समझ में आ रहा है? कोशिका, तो डिफरेंट डिफरेंट कोशिकाएं होती हैं। लेकिन अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, एक ही कोशिका होती है, और एक ही कोशिका होगी तो उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। और रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू उनमें ऑक्सीजन जो है वो ले लेते हैं, और वहाँ से ऑक्सीजन लेके वो सभी एक्टिविटीज अपने परफॉर्म करते हैं। जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आप इफ यू टॉक अबाउट द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है, अमीबा में कोई परमानेंट माउथ नहीं होता, जैसे ह्यूमन बींग्स में माउथ होता है, वैसे अमीबा में माउथ होता है क्या? नहीं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एक ही सेल होता है, केवल एक ही कोशिकाएं होती हैं। तो अमीबा में केवल एक कोशिका होता है, तो उसमें कोई ऐसा परमानेंट माउथ नहीं होता, जैसे हमारा माउथ बना हुआ है कि हमें जो है माउथ के थ्रू फूड को क्या करना है, इनटेक करना है, फूड को लेना है। लेकिन उनमें कोई माउथ नहीं होता, जैसे उनके पास फूड पहुंचता है वहीं पे उन अपना माउथ बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। सेल्स जो है वो सीडोपोडिया, फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन बना देते हैं, उसको बोलते हैं सीडोपोडिया, और वो फूड वैक्यूल्स को अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं है कि फूड यहाँ पे रहेगा और जो है हम कहीं और से मुंह में ले लेंगे, ऐसा तो है नहीं। लेकिन उनके साथ ऐसा होता है कि सेल्स के चारों तरफ कहीं भी जो है ना आपके फूड मॉलिक्यूल्स ऐसे आएंगे, आपका अमीबा का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब सेल्स जो है वो ऐसे सेल्स के पास जो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सेल्स के पास अगर फूड वैक्यूल्स आए अमीबा के पास, ठीक है जी, तो अमीबा के पास तो वहाँ का सेल वॉल रप्चर हो जाता है, दैट यू कैन सी कि सेल वॉल रप्चर्स देयर, वहाँ पे सेल वॉल क्या होता है, रप्चर हो जाता है, और सेल वॉल रप्चर होने की वजह से फूड मटेरियल्स इसके अंदर आ जाते हैं। और ये एक सीडोपोडिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यू नो, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह से फिंगर आपका है ना, फिंगर की स्ट्रक्चर्स की तरह जो है ये बनाता है। तो ये आपका सीडोपोडिया कहते हैं, और वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर करके इसको क्लोज कर लेता है। क्लोज करने के बाद फिर क्या होता है, ये इसमें फूड मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाते हैं, और उसके ऊपर फिर एक्शन होता है एंजाइम का, जो भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उसका एक्शन होता है। समझ में आया सबको? कोई डाउट इसमें? तो ये आपका होता है सिंगल सेल में। लेकिन मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता। आपके पास क्या है, माउथ है, परमानेंट माउथ है, आपके पास जो है परमानेंट स्टमक है, इसोफेगस है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इसको क्या करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन अमीबा के पास ऐसा नहीं होता, बेचारा वो अकेले रहता है, उसके पास एक ही सेल होता है, ठीक है। यू कैन से दैट देयर इज ओनली वन सेल प्रेजेंट इन अमीबा। तो अमीबा को एक ही सेल से हर एक काम करना है, इसको फूड भी लेना है, फूड को डाइजेस्ट भी करना है, और फूड को डाइजेस्ट करने के बाद इसको एक्सक्रीट भी करना है बॉडी से, तो जहाँ से एनर्जी लेके अपने आप को सर्वाइव भी करना है। जो भी इसके लाइफ प्रोसेस हैं उनको उसको वो मेंटेन भी करना है। क्लियर है पॉइंट? समझ में आया सबको? यस, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? यस, आई एम आस्किंग टू यू, दिस पॉइंट इज क्लियर ना? ओके, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस WBC आपको समझ में आया था। ब्लड प्लाज्मा क्या करता है? ब्लड प्लाज्मा मैक्सिमम पार्ट उसका 90% उसमें वाटर ही होता है, ठीक है। तो उसमें आपको बताया था कौन कौन से जो है वो न्यूट्रिएंट उसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? वाटर होता है, उसमें कैल्शियम भी कैरी करता है, फास्फोरस करता है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको वो कैरी करता है, जो बेसिक न्यूट्रिएंट और जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे कैल्शियम और फास्फोरस की क्यों जरूरत है हमारे बॉडी में? क्या करता है कैल्शियम और फास्फोरस? जो बोन्स होते हैं उसका कैल्सिफिकेशन करता है। द प्रोसेस विच इज नोन एज कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स मींस द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एज वेल एज मैग्नीशियम और फास्फोरस टू द बोन्स। तो जो भी बोन्स हैं, बोन्स एरियाज हैं, उन पे मैग्नीशियम, फास्फोरस और किसका, कैल्शियम का जो डिपोजिशन होता है, जमाव बोन्स के ऊपर, वो आपका प्रोसेस, उस प्रोसेस को बोलते कैल्सिफिकेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिफिकेशन। सबको रिवाइज कराया जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है। कैल्सिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं वो। तो उसमें क्या होता है, बोन्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अगर कैल्शियम आएगा, फास्फोरस आएगा, तो हड्डियां मजबूत होगी। आपने देखा होगा जिसके भी बोन्स कमजोर हो जाते हैं उसको कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है। कैल्शियम की टैबलेट कौन सी होती है? कोलेक कैल्सीफेरॉल टैबलेट, जिसमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी से आप जैसे सनलाइट लेते हो तो सनलाइट से आपको डायरेक्ट विटामिन डी नहीं मिलता, पता है प्रोसेस क्या है? देखो बता देते हैं आपको। सनलाइट आप लेते हैं, कहा जाता है ना विटामिन डी, तो विटामिन डी से आपको क्या होता है, बोन्स मजबूत होते हैं। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस जो आपके बॉडी में है उसको डिपोजिशन करने में हेल्प करता है। तो सनलाइट आपने लिया तो क्या सनलाइट से आपको डायरेक्ट विटामिन डी मिलेगा? नो। आपको पता है ना दूध में, मिल्क में हर एक विटामिन प्रेजेंट होते हैं, हर एक मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं,
केवल एक विटामिन नहीं होता। कौन सा विटामिन नहीं होता प्रेजेंट? विटामिन ए, नो। विटामिन के, नो। सब लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें बोल रहे हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? अभी तो बताया था ना, कैसिनोजेन, कैसिनोजेन। और उसके बाद यस आप बोल रहे थे विटामिन डी, कोई विटामिन डी बोल रहा था दूध में नहीं होता। दूध में विटामिन डी जब नहीं होता तो आपको डॉक्टर विटामिन डी के लिए दूध पीने के लिए थोड़ी कहते हैं। यस, विटामिन के नहीं होता है। विटामिन के आपको पता है उसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। तो उसका क्या काम है? विटामिन के का जो है काम होता है, समझिए उसको, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ऐसा नहीं है, दूध में जो है वो आपका विटामिन के प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस बचा सर विटामिन सी, विटामिन ए तो बोल ही दिए कोई, विटामिन सी बचा, और विटामिन के भी बोल दिए, विटामिन बी बचा। तो विटामिन बी आप बोलिएगा, फिर विटामिन सी। विटामिन सी उसमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। बाकी सभी मिनरल्स और बाकी सभी जो है वो विटामिन उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? दूध में विटामिन सी नहीं होता, समझ में आया सबको? तो विटामिन सी नहीं होता दूध में, मिल्क में प्रेजेंट। अब देखो सनलाइट से आपको डायरेक्ट जो है वो विटामिन डी नहीं मिलता है, यू नो। सनलाइट से आपको मिलता है सबसे पहले 7 डेका हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है जी। तो 7 डेका हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल ये आपको मिलता है। अब ये देखो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपको ये कन्वर्ट होता है किसमें? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट। तो 7 डेका हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। उसके बाद आपका इसके बाद मिलता है इसमें कोलेकैल्सिफेरॉल, और यही टैबलेट जो है ना डॉक्टर्स आपको देते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल टैबलेट्स होता है। कंपोजिशन जो होगा वो कोलेकैल्सिफेरॉल का होता है। और कोलेकैल्सिफेरॉल फर्दर जो है आप एक्सरसाइज करते हैं आपके स्किन में ये जो है डिपॉजिट होने लगता है कोलेकैल्सिफेरॉल, और स्किन में जो है फिर से इसका सिंथेसाइजेशन होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप कोई हैवी वर्क करते हैं तो उस केस में स्वेटिंग होती है, यू नो अबाउट दैट, पसीना आता है। तो उससे क्या होता है, ये टूटता है, कोलेकैल्सिफेरॉल किसमें टूटता है, ब्रेकडाउन होता है कैल्सिट्रॉल में, और कैल्सिट्रॉल में जब ये टूटता है तो यहाँ से आपको विटामिन मिलता है, विटामिन डी। और ये कौन देता है विटामिन डी? कौन कन्वर्ट करता है कैल्सिट्रॉल को? ये लीवर करता है। दिस इज डन बाय द लीवर। लीवर जो है वो कैल्सिट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो लीवर के हमारे बहुत सारे फंक्शंस हैं। लीवर आपको हमारे बॉडी में 3000 केमिकल सेक्रेशन को सीक्रेट करता है। क्लियर है सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? विटामिन जब पढ़ाएंगे तो ये आपको बताएंगे, समझ में आया? तो ब्लड प्लाज्मा के बारे में था आपका, तो ब्लड प्लाज्मा हो गया। अब इसमें देखो 90% वाटर होता है, बाकी 10% जो है वो मिनरल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है इसमें। तो प्लाज्मा में आपके आप देख सकते हैं मिनरल्स ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जो भी मिनरल्स हैं, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह, जैसे जो भी एसेंशियल मिनरल्स आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। जैसे प्लांट्स को भी देखो, प्लांट्स आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो करता है। सिमिलरली व्हाट यू कैन से, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है तो उसमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज एज वेल एज ऑक्सीजन मिलता है और H2O। लेकिन क्या उतना से ही उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है प्लांट की? नो, देयर आर सम अदर रॉ मटेरियल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स टू फॉर देयर ग्रोथ आल्सो, यू कैन से। तो उनके ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर जो है वो प्रॉपर और भी रॉ मटेरियल्स होने चाहिए जिनसे उनका प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगा। तो वो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं पता है ना आपको? वो सॉइल से लेते हैं। प्लांट्स टेक अप दैट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सॉइल एंड दैट रॉ मटेरियल इज नोन एज नाइट्रोजन। और कौन कौन से होते हैं? फॉस्फोरस, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं? सल्फर। ये सभी जो एसेंशियल रॉ मटेरियल्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अलावा भी। और ये देखो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, एक तरह का प्लांट्स के लिए प्रोटीन का वर्क करता है, उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ग्रोथ में हेल्प करता है प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी आपने प्रोसेस सुना होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है, नाइट्रोजीनियस बैक्टीरियाज, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में, ऑल ऑफ यू नो, और उसको सॉइल में मिक्स करते हैं ताकि प्लांट्स को, और उससे हम लोग बोलते हैं कि जिसमें नाइट्रोजीनियस बैक्टीरियाज होंगे वो सॉइल क्या होता है, फर्टाइल होता है। फर्टाइल मीन्स उसकी जो फर्टिलिटी है,
फर्टिलिटी की कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब से ही आप फर्टिलाइजर यूज़ उसमें करते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है, वो बैक्टीरियाज वगैरह उसमें डेड हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजर यूज़ करने से, जो केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर एज वेल एज केमिकल फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर्स को हम लोग बोलते हैं मैन्योर, एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस। तो मैन्योर में क्या होता है, थोड़ा सा उधर चले गए लेकिन उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करना जरूरी था, ठीक है। तो मैन्योर में देखो कि वो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनमें कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं मिले होते। तो मैन्योर में आपका वेजिटेबल्स पील्स आ जाएंगे, जो भी वेजिटेबल्स रॉ मटेरियल्स हैं वो आ जाएंगे, गोबर वगैरह आ जाएगा, काऊ डंग या बफेलो डंग यू कैन से, तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाते हैं। तो ये इससे जो है नाइट्रोजिनियस बैक्टीरियाज नहीं मरते। लेकिन बट इन दीज डेज, नाउ डेज व्हाट वी आर यूजिंग, कि जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसका हम यूज़ काफ़ी ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो नाइट्रोजिनियस बैक्टीरियाज होते हैं वो डेड हो जाते हैं, और डेड हो जाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता उस सब बैक्टीरियाज के कारण। तो उसकी फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो डे बाई डे क्या होती जाती है, कम होते जाती है। और सॉइल की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी कम होते जाती है। सॉइल की जो मिनरल्स या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी कम होते जाती है केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स अभी 1 एकड़ ऑफ लैंड पे मान लो 1 kg आप या 10 kg आप वो कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आपको क्या करना होगा कि नेक्स्ट ईयर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा, उससे ज़्यादा अमाउंट जो है फर्टिलाइजर्स का उसमें आपको देना होगा, तभी आप प्रोडक्टिविटी जो है वो सेम प्रोडक्टिविटी आप नेक्स्ट ईयर पा पाएंगे उससे, ठीक है। यू विल गेट द सेम प्रोडक्टिविटी इन द नेक्स्ट ईयर। क्लियर है आपको? तो अब ये आपका हो जाएगा ब्लड प्लाज्मा, समझ में आया? तो ब्लड प्लाज्मा उसी तरह से सेम वर्क करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपकी बॉडी में एसेंशियल, उसको वो कैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे। दिस इज नोन एज ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, आपको बताए थे हम कि फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन के साथ मिलके ब्लड क्लॉटिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, विटामिन के प्रेजेंस में वो क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, और फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट होकर क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है सबको ये पॉइंट? ये आपके ब्लड के जो पार्ट्स हैं वो सब हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। अब इसके बाद से टाइप्स ऑफ ब्लड हम लोग पढ़ेंगे, और कौन से ब्लड में कौन सा एंटीजन होता है ये हम लोग डिस्कस किए थे, कौन से ब्लड में कौन सा एंटीजन होता है पिछले क्लास में। नहीं तो टाइप्स ऑफ ब्लड में आपको देखो, टाइप्स ऑफ ब्लड ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज, टाइप्स ऑफ ब्लड। तो टाइप्स ऑफ ब्लड में ब्लड कितने तरह के होते हैं आपको पता है ना, 4। कौन बोल रहा है? 3 बस, ठीक है। आप बोल रहे हैं तो देखो ए ब्लड ग्रुप, तो टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप यू कैन से, तो ब्लड ग्रुप जो है वो आपके हो जाएंगे ए बी, ए बी एंड ओ। ऑल ऑफ यू नो ए क्या होता है, ए तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी हो गया, और ओ। तो व्हाट अबाउट ए बी? ए बी इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्लियर है ना सबको? ओ को क्या बोलते हैं हम लोग, ओ इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? यूनिवर्सल रेसिपिएंट मींस ए बी जो है वो किसी से भी खून ले सकता है, ठीक है। ए बी क्या है, किसी से भी खून ले सकता है। तो ए बी जो है रेसिपिएंट है, दैट यू कैन से, मींस वो कहेगा कि नहीं, जो भी खून देना चाहता है वो फ्री है, आके दे सकता है। क्लियर है ना? ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। व्हाट अबाउट डोनर? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर जो है वो किसी को भी खून दे सकता है, मतलब किसी से खून ले सकता है। कौन? ए बी। ए बी जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, किसी से खून ले सकता है, ठीक है। अगर ए बी को खून की कमी हो तो उसको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी है उसको कहीं ना कहीं से मिल जाता है ब्लड, ठीक है। इसलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। लेकिन ओ क्या होता है, ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी खून दे सकता है, ठीक है। तो जो ओ होता है, जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ है, वो फ्री है किसी को भी ब्लड देने के लिए। क्लियर है सबको? समझ में आया? तो अब इसमें आप कहोगे कि सर ए बी और ओ में इसमें भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप में इसमें भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन जिसको बोलते हैं। ये जो है किसके टुवर्ड्स एंटीजन शो करता है, एंटीबॉडीज। ये एंटीजन ए हो गया, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी,
एंटीजन ओ। तो आपके ब्लड में ब्लड ग्रुप अगर ए है तो आपके सरफेस प्रोटीन जो होंगे वो कौन से होंगे, एंटीजन ए। और एंटीजन ए में कौन सा एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडीज मींस किसके अगेंस्ट में ये वर्क करेगा, ठीक है। तो एंटीजन आपके हो जाएंगे एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप ए हो गया तो आपका होगा एंटीजन ए। तो एंटीजन ए में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा जी, इसके टुवर्ड्स में ये शो करेगा। तो एंटीजन ए बी के टुवर्ड्स में, इसके साथ बी नहीं आना चाहिए। अगर कोई ब्लड ग्रुप बी आ जाता है तो ये ब्लड रिएक्शन हो जाएगा, क्लियर है। तो ये बी के टुवर्ड्स में क्या करता है, एंटीबॉडी जो है वो शो करता है, क्लियर है, समझ में आया। तो एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट होता है ए में, एंटीजन ए में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंटीजन समझो यहाँ पे, एंटीजन बी में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, एंटीजन बी में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एंटीजन ए है तो इसमें अगर ओ का आएगा ब्लड, ठीक है, ए में अगर ओ का ब्लड आता है, ए बी का ब्लड भी नहीं आ सकता, ठीक है, ओ का केवल ब्लड ये ले सकता है एंटीजन। लेकिन अगर बी अगर आएगा, अगर कंप्लीटली कोई बी देता है तो एंटीजन बी प्रेजेंट इसमें होता है। ये क्या करता है, बी के टुवर्ड्स में विगरसली केमिकल रिएक्शन करता है। मींस यू कैन से दैट ये क्या करेगा, एंटीबॉडीज बी उसके टुवर्ड्स में, बी के टुवर्ड्स में, इसलिए कि ए बी में भी बी प्रेजेंट है। यू कैन से ए बी में भी क्या है, बी प्रेजेंट है, तो इसके टुवर्ड्स क्या करेगा, ये एंटीबॉडी क्रिएट करेगा। तो इस केस में भी अगर ए बी किसी, अगर कोई आदमी ए ब्लड ग्रुप का है, ठीक है, अगर उसको आप ए बी ब्लड ग्रुप चढ़ा रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, ब्लड रिएक्शन होने के चांसेस होगा। उसको बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन, ब्लड रिएक्शन। बोला जाता है कि ब्लड रिएक्शन हो गया, और ब्लड रिएक्शन हो जाता है तो फिर कोई नहीं बचा सकता। इसलिए कि जब एक बार जब एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी एंटीजन से एंटीबॉडी जो है वो क्रिएट हुआ, आपका बीच में प्रेजेंट होता है, और एंटीबॉडी एक बार इसके अगेंस्ट में अपना रिएक्शन शो करने स्टार्ट कर दिया तो वो सेल है ना माइक्रो लेवल पे, उसमें कौन कुछ कर सकता है, रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया तो ये काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इस केस में इंसान की डेथ हो जाती है, जो ब्लड रिएक्शन होता है, समझ में आ रहा है। इसलिए डॉक्टर्स जो है काफी केयरफुली ब्लड जो है वो देखते हैं पहले, और थोड़ा सा जैसे सेम भी ब्लड ग्रुप होता है तो उसमें भी देखते हैं आरएच फैक्टर, दोनों आरएच फैक्टर, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। ये समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट इज बी में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ए, एंड ए बी में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, तो नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी प्रेजेंट। ओ में क्या होगा, ओ में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा जी, ए बी, ए बी, ए एंड बी, ओ में ए एंड बी जो है आपका प्रेजेंट होता है। ए बी बोल सकते हो कि ओ में कौन सा एंटीबॉडी होता है, ए बी, क्लियर है जी, ए बी एंटीबॉडी होता है। तो ए का भी अगर आप देखो ए बी होता है मींस इसमें ए बी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, तो अगर ये ए से लेता है तब बी इसमें क्या होगा, ब्लड कोगुलेशन हो जाएगा, बी से लेता है तब बी इसमें ब्लड कोगुलेशन हो जाएगा, और ए बी से लेता है तब बी इसमें ब्लड कोगुलेशन होने के चांसेस। समझ में आया। तो आपने देखा होगा जनरली जो मैक्सिमम लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है बी पॉजिटिव, आपने देखा होगा, ठीक है, बी पॉजिटिव, बी ब्लड ग्रुप होता है मैक्सिमम लोगों का। फिर उसके बाद ए काफी कम लोगों का, रेयर केस में पाया जाता है ए जो है, ठीक है, ए कम होता है। जैसे जिसका बी पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप उसको जो है वो ज्यादा, मैक्सिमम लोगों का बी प्लस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप। ए बी कम लोगों का होता है, वो भी ज्यादा लोगों का होता है, यूनिवर्सल डोनर वाला, ठीक है ना। ये पार्ट। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर। व्हाट इज आरएच फैक्टर, आपको ये चीज समझ में आया ना पूरा ब्लड के बारे में, कौन से एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, कौन से एंटीजन होते हैं, क्लियर है। एंटीबॉडीज मींस क्या, उसके अगेंस्ट में जो है वो रिएक्शन शो करता है, वो एंटीबॉडीज बनाता है और उससे वो फाइट करता है उस एंटीजन से। मतलब इसका भी एंटीजन होगा, ए बी में कौन सा एंटीजन इसमें प्रेजेंट होगा, जो भी एंटीजन होगा वो इसके साथ फाइट करेगा, और फाइट करने के बाद ये केमिकल रिएक्शन एडवर्सली इफेक्ट करेगी बॉडी को। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर में क्या होता है, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर में देखोगे ये सबसे पहले रेशस मंकी में देखा गया था, रेशस मंकी में। आपको पता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, होमो सैपियंस। तो मंकी से ही आपने देखा होगा कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कैसे दिखते थे, पढ़ा है ना हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, एंसेस्टर्स
ठीक है। तो देखो आरएच रेसस मंकी समझ में आया। तो रेसस मंकी मींस आरएच फैक्टर जो है रेसस मंकी में देखा गया था सबसे पहले। आरएच फैक्टर क्या होता है, कैन यू एक्सप्लेन मी? ये इसको पॉजिटिविटी और नेगेटिव जो है वो फैक्टर होता है एक। उससे क्या होता है कि किसमें कौन सा एंटीबॉडीज कितना जो है वर्क कर रहा है, ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आरएच फैक्टर इसमें बोलते हैं कि आरएच पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट आता है एंड आरएच नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। आरएच फैक्टर इसमें प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, वो एंटीबॉडीज स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज बनाता है। उसके बाद वो उसके अगेंस्ट में जो है वो काफी ज्यादा, जैसे कि सेम ब्लड ग्रुप में भी आरएच फैक्टर अगर एक में नहीं है और एक में है तो फिर वो भी दिक्कत की बात है, ठीक है। वो आपस में क्या करेंगे, फिर रिएक्शन हो जाएगा उनका, और उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग ब्लड मिसमैचिंग या ब्लड इनकम्पेटिबिलिटी या आरएच इनकम्पेटिबिलिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड मिसमैचिंग हो जाता है, तो जैसे आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव आपका हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आरएच पॉजिटिव, जैसे बी पॉजिटिव हो गया और बी नेगेटिव हो गया, क्लियर है। तो बी पॉजिटिव जो है, आरएच नेगेटिव मींस इसमें आरएच क्या है, आरएच क्या है इसमें एब्सेंट है, तो आरएच जो है एब्सेंट है, आरएच एब्सेंट है। तो आरएच नेगेटिव वाला देखो, बी नेगेटिव जो है वो बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, दिस पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। बी नेगेटिव जो है वो बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन बी पॉजिटिव जो है बी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं हम लोग आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। इन द केस ऑफ मदर एंड चाइल्ड यू कैन से, अगर मदर के फीटस में चाइल्ड है, ठीक है, मतलब सॉरी मदर के उम्र में चाइल्ड है, फीटस कोई है, तो अगर फीटस का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है, फीटस का ब्लड ग्रुप क्या है, फीटस मींस चाइल्ड, इसको बोलना है छोटे चाइल्ड को बोलते हैं इन द ओम, द चाइल्ड प्रेजेंट इन द ओम इज नोन एज फीटस, ठीक है। तो फीटस जो है आपका, अगर इसका ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच माइनस है, मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो आपका आरएच पॉजिटिव है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो आरएच पॉजिटिव है, तो उस केस में ये फीटस जो है वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं करेगा, इसलिए कि देखो अगर मदर का ब्लड ग्रुप माइनस होता, आरएच नेगेटिव होता, तो उस केस में ये फीटस सरवाइव कर जाता। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे फीटस का डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो मतलब जैसे आप बोलते हैं मदर्स वूम्ब, गर्भाशय जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, अर्ली स्टेज होता है चाइल्ड डेवलपिंग का, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड यू कैन से दैट कि 6 to 7 मंथ्स में क्या होता है आपका चाइल्ड प्लेसेंटा में जो है वो चाइल्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, फीटस फॉर्म करने लगता है, तो उसके भी ब्लड ग्रुप होने लगते हैं। तो ब्लड ग्रुप इसमें अगर इसका आरएच नेगेटिव है और इसका जो है मदर जो है वो आरएच पॉजिटिव है, तो आपको पता है ना प्लेसेंटा के थ्रू मदर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन, किसको, चाइल्ड को, तो चाइल्ड को न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करती है। तो अगर ब्लड ग्रुप ये देखेगा कि आरएच पॉजिटिव है, इसका क्या आरएच नेगेटिव है, तो उस केस में ये क्या करेगा, मदर्स के वुम्ब में जो आरएच पॉजिटिव है तो इसमें एंटीजेंस प्रेजेंट है, कैसे, प्लस वाले, ठीक है, आरएच पॉजिटिव वाले, ये क्या करेंगे, चाइल्ड के एंटीजेंस के टुवर्ड्स में रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी होगी, मींस आरएच इनकम्पैटिबिलिटी इसको बोलते हैं, और उसके थ्रू फीटस का सर्वाइवल जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, फीटस बार बार जो है ये फिर कमजोर होने लगेगा, इसलिए कि इसका आरएच पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, आरएच पॉजिटिव जो भी ब्लड ग्रुप होगा, बी पॉजिटिव या ए पॉजिटिव आप बोल सकते हैं, इसमें अगर आरएच प्रेजेंट है तो आरएच नेगेटिव को क्या करेगा, उसके एंटीजन जो है उसको वो एंटीबॉडीज क्रिएट करके इसको किल करने की कोशिश करेंगे। इसके जो आरबीसी है, जिसका रेड ब्लड सेल्स है, उसको किल करने की कोशिश करेंगे, और जब रेड ब्लड सेल्स को ही किल कर देंगे तो इस केस में फीटस की जो डेथ है वो हो सकता है मदर्स वोम में हो जाए, या आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड फीटस विल नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो उस केस में हो सकता है कि ब्लड रिएक्शन हो जाएगा, तो फीटस जो है सर्वाइव नहीं करेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि ये आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है। तो आप अगर आप माइनस वाला है तो प्लस वाले को ब्लड दे सकता है, लेकिन बी अगर पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। उस केस में आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी, और आरएच जब इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी तो उस केस में वो ब्लड रिएक्शन या ब्लड कोगुलेशन हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, एंटीबॉडीज ग्रेट। इसलिए कि जो माइनस वाला है जिसको आप ब्लड दे रहे हो वो ऑलरेडी क्या है, वीक है, इसलिए कि उसमें ब्लड की कमी है, तभी तो आप ब्लड दे रहे हैं, ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं हो, ऑलरेडी वीक है। उस केस में आप प्लस से अगर माइनस में दे रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। इसको हम लोग मेडिकल साइंस के टर्म में बोलते हैं आरएच इनकम्पैटिबिलिटी।
फैटी मंकी। तो आपने देखा होगा बहुत सारे फीटस ऐसे होते हैं जो आफ्टर द डिलीवरी वो सरवाइव नहीं कर पाते, तो उसमें एक रीजन ये भी होता है। डॉक्टर्स ये चीज समझते हैं बट वो बताते हैं, लेकिन वो उनको जो पेरेंट्स हैं उनको समझ में नहीं आता ये चीज। दिस इज कॉल्ड आरएस इनकॉम्पेटिबिलिटी, इसको बोलते हैं हम लोग आरएस इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, तो इसमें आप लिख लो, ये एंटीजन एंटीबॉडीज लिख लिया ना, आरएस फैक्टर के बारे में लिखिए। आरएस फैक्टर वाज फर्स्टली सीन इन, आपको समझ में आया? यू आर क्लियर विद दिस पार्ट? उसके बाद हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है लीवर के बाद पेनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे, पेनक्रियाज भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? देखिए इसमें आरएस फैक्टर वाज फर्स्टली सीन इन रेशस मंकी। Rhesus monkey. It was discovered by, RS factor was discovered by Landsteiner. इसमें लिखा Landsteiner। इसके बाद सबसे पहले डिस्कवर किया गया था लैंड, LANDSTEINER, Landsteiner एंड वेनर। लैंडस्टीनर में देखो आरएस फैक्टर भी जो है इन्हीं के द्वारा डिस्कवर किया गया था, और जो ब्लड ग्रुप था, ब्लड ग्रुप वो भी जो है लैंडस्टीनर ने जो है वो डिस्कवर किया था। कौन सी ईयर में किया था? तो ईयर भी इसमें लिख लो आरएस फैक्टर में 1940 और 1900 में उन्होंने ब्लड ग्रुप जो है वो डिस्कवर किया था, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1900 में। समझ में आ रहा है? इसमें लिख लो रेसस मंकी में सबसे पहले देखा गया कि इट वाज फर्स्टली सीन इन रेसस मंकी in the year 1940 by Landsteiner and Weiner. If it is found in the blood of a person, then that person is said to be RS positive. तो अगर ये किसी भी persons के blood में पाया जाता है तो उस persons को बोलेंगे कि वो RS positive है। If it is not found in the blood of a person, then that person is said to be RS negative. Then RS negative. क्लियर है सबको ये पार्ट? समझ में आया? ठीक है, तो आप इसमें लिख लो, ये हो गया। तो लैंडस्टीनर आपको पूछा जाता है किसने जो आरएस फैक्टर की डिस्कवरी की थी, कौन सी ईयर में की थी? तो लैंडस्टीनर और वैनर ने की थी 1940। रेसस मंकी में सबसे पहले ये देखा गया था आरएस फैक्टर, वहां से ऑब्जर्व हुआ था। इसलिए कि पहले क्या था नहीं, पहले आरएस फैक्टर जब नहीं कॉन्सेप्ट आया था, तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते, मतलब ब्लड जो डोनेशन होता था, तो ब्लड जब डोनर होते थे, जो भी डोनर करते थे, तो उनकी डेथ हो जाती थी। उस केस में फिर बाद में पता लगा कि यस, आरएस प्लस फैक्टर होता है, आरएस माइनस फैक्टर होता है। नेक्स्ट लिखो आरएस इनकॉम्पैटिबिलिटी। आरएस इनकॉम्पैटिबिलिटी या इसको बोलते हैं डेग्लूटेशन ऑफ ब्लड। डेग्लूटेशन ऑफ ब्लड भी बोला जाता है इसको, आरएस इनकॉम्पैटिबिलिटी। ये बायोलॉजी का टर्म है, थोड़ा सा रहेगा। इनकॉम्पैटिबिलिटी, आरएस इनकॉम्पैटिबिलिटी। समझ में आया ना? डॉक्टर तभी तो बनते हैं मेडिसिन के बड़े बड़े नाम याद करके, ठीक है, और जो भी हार्ट्स का भी इसमें भी काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना होगा। अगर और ज़्यादा अगर आप बायोलॉजी ले लिए, एमबीबीएस, अगर मतलब इन द केस एग्जामिनेशन में यहीं तक आपको आता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आता। लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, तभी तो आपके ऑर्गन्स पर रिसर्च करके सर्जरी वगैरह भी कर पाते हैं। दैट इज द मेन ऑफ। तो अब देखो 1 यूनिट, जैसे इसमें कि यूनिट का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो भी बताएंगे। 1 यूनिट और ब्लड डोनेट करना, 2 यूनिट ब्लड डोनेट करना, ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। और इसके बाद यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। हम लोग पेनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद लीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखो आरएस इनकॉम्पैटिबिलिटी। if a person who is blood donor and contain RS positive blood group, RS positive या and contain RS positive factor, RS factor भी इसको बोला जाता है, RS positive factor donates
blood donates blood to a RS negative factor of blood group of humans, of blood group RS negative blood group of another person donates blood to a RS negative blood group of अदर पर्सन। ठीक है, तो ये चीज जो है वो अदर पर्सन को डोनेट कर रहा है। समझ में आ रहा है पॉइंट? RS फैक्टर प्लस हो गया RS माइनस का। तो ये बार बार अगर होता है, जैसे थोड़ा सा आपका हुआ, जैसे RS पॉजिटिव ने थोड़ा सा डोनेट किया, तो उस केस में हो सकता है बचने के चांसेस उसके हैं, ब्लड केमिकल रिएक्शन ना हो। लेकिन बार बार अगर जैसे कॉन्स्टेंटली, जैसे आपने 1 यूनिट आपको ब्लड चढ़ाना है, चाहे यू कैन से 2 यूनिट्स ब्लड चढ़ाना है, तो उस केस में अगर 1 यूनिट आपने पूरा चढ़ा दिया बार बार, जैसे थोड़ा सा अगर उसमें सेल्स के कांटेक्ट में है, इसके आरबीसी के कांटेक्ट में अगर RS पॉजिटिव फैक्टर, तो उससे उसकी क्या होगी, वो वेल फिल नहीं करेगा। एंड इन दैट केस यू कैन से दैट कि रिएक्शन जो है विग्रसली होगा, लेकिन उसका जो लेवल होगा, जो उसका स्ट्रेंथ होगा, वो कम होगा। लेकिन आप अगर रेगुलरली आप उसको क्या कर रहे हैं, RS पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में वो क्या होगा, RS पॉजिटिव जब ब्लड ट्रांसफर करेंगे तो वो उसका उस पर्सन की में केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, ब्लड रिएक्शन हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम कि RS इनकॉम्पेटिबिलिटी हो गया या डेग्लूटेशन ऑफ ब्लड हो गया, इससे इंसान की डेथ हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आइए? तो देन इन दैट केस लिख लो, देन इन दैट केस blood incompatibility takes place. Blood incompatibility takes place. This process is known as deglutition of blood. This process is known as deglutition of blood. This process is known as deglutition. Deglutition. DEGLUTION. Deglutition of blood. क्लियर है? तो आप इसमें ये भी एग्जांपल आप लिख लेना, इफ mothers have RS positive blood factor, RS plus factor, and fetus have RS negative factor, then after a long period of time क्या होगा कि the fetus will not survive because the fetus you can say that कि the blood of the mother create an antibodies towards the RS negative of the fetus. You can say towards the RS negative of the fetus. This point is clear to all of you ना? सबको समझ में आ रहा है? इनफर्टिलिटी से रिलेटेड तो नहीं है ना? इनफर्टिलिटी से रिलेटेड नहीं, ये अदर चीज है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द टर्म इनफर्टिलिटी, दिस इज द अदर थिंग। वो आपका मदर और चाइल्ड में हो रहा है एक्चुअली। ये RS नेगेटिव और RS पॉजिटिव है, इसमें मेल का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इनफर्टिलिटी कब होता है? जब जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता, जब फीटस का फॉर्मेशन नहीं होता। इनफर्टिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू कि स्पर्म में जो आपका सीरम है, मीन्स बोल सकते हैं आप कि जो उसकी कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा नहीं होगी और वो कैपेबल नहीं है किस चीज़ के, फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन के कैपेबल नहीं होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि वो इनफर्टाइल है, इनफर्टिलिटी। इसमें कोई